बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ करना है। जब आप अच्छे सोच के साथ दिन का आगाज़ करते हैं तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मौसम तब्दील हो रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि जब बदलता मौसम होता है तो हमारी एहतियातियों की वजह से बीमारी जो है वो हम पे अटैक करती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरा ज़रा गला बैठा हुआ है तो आपने इस बात को इग्नोर करना है और हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करना है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आज शाहिद रज़ा सिद्दीक़ साहब मौजूद हैं, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या-क्या वादे वईद कर रही है, क्या जो है वो इनकी एक्टिविटीज़ हैं और क्योंकि अब हल्का बंदियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इस हवाले से ग्राउंड की रियलिटी क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। इनके साथ ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। रिपोर्टर क्योंकि आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखता है, उसको पता होता है कि इस वक्त पल्स क्या है, आवाम क्या चाहती है, आवाम के मुतालबात क्या हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को किस तरह देख रही है और आवाम को क्या इससे कोई उम्मीद भी है, या आवाम कह रही है कि ये एक रूटीन की एक्टिविटी है, हमारे काम वैसे भी नहीं हो रहे थे, अब भी नहीं होंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है शाहिद साहब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है, हम अपने गेस्ट से ये हमेशा पूछते हैं कि वो अपने दिन का आगाज़ किस तरह करते हैं, उनकी क्या रूटीन होती है दिन में। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुबह नमाज के टाइम उठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह, फिर रूटीन के हिसाब से फिर एक दो घंटे के लिए रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता वगैरह करके फिर अपनी रूटीन के साथ काम वगैरह जो भी होते हैं अपनी मसरूफियत वो पूरी करते हैं। शाहिद साहब, इससे पहले कि हम अपने मौजू पे चलें जो हमने लोकल गवर्नमेंट पे बात करनी है, सानिया कारसाज को कई अरसा गुजर चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं। इस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अहद करती है, क्या जो है वो उनकी एक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कि पीपल पार्टी जो योम कारसाज है, इसको बड़े जो शहदा हैं हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा आई थी तो इतना हजूम था, लोग आए थे उनको इस्तकबाल के लिए इतने अरसे बाद जो वो पाकिस्तान आई थी, क्योंकि उनको पता भी था कि मेरी जो उनको आवाज़ें जा रही थी और मुशर्रफ साहब की तरफ से भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से भी उनको बार बार मना भी किया गया था, लेकिन वो अपने वतन की खातिर उन्होंने आके यहाँ, क्योंकि अवाम के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन बस कुदरत ने उनको साथ नहीं दिया। अगर वो होती तो आज पाकिस्तान किसी एक अच्छी जगह पे होता, तो आज ये हालात पाकिस्तान के ना होते। वो आपके सामने ही हैं कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ थी, तो जिसकी वजह से उनको, और वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान में एक अमन हो और इसके साथ साथ मैशियत बहाल और पाकिस्तान खुशहाल और गरीब आवाम तक कुछ ना कुछ डिलीवर हो सके। शायद साहब, जिस तरह आप बात करें कि वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने बहुत काम किया टेररिज्म के ख़िलाफ़, और इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा जो है वो टेररिज्म की दूसरी लहर उठ रही है। एज़ अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप किस तरह देखते हैं कि इसका मुकाबला क्या हमारी कौम दोबारा कर पाएगी, जिस तरह पहले हमने एक दफ़ा इस दहशतगर्दी को कुचला है? लेकिन जी हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। इस टाइम पूरी आवाम की सपोर्ट फ़ौज के साथ है। हमारे फ़ौजी नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह शहादतें भी नोश कर रहे हैं, तो और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म हो। और ये शुरू से ही हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी ख्वाहिश थी कि जब तक यहाँ से ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। तो हमारी फ़ौज का मिशन भी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि पीटीआई के दौर में जो तालिबान को यहाँ बसाया गया था, 5000 तालिबान को अफ़गानिस्तान से ले
करा के यहाँ जो KPK में बसाया गया था, वो आज उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से कौम खमियाजा भुगत रही है। अगर काश उस वक्त जो फ़ौज के इरादे थे और ये सब, अगर उस वक्त ये काम ना होता, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि उस वक्त तक फ़ौज ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। शायद साहब लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है हमें। कुछ डोर टू डोर कैंपेन्स भी कुछ स्टार्ट कर दी गई हैं कुछ पार्टीज़ की तरफ से, कुछ हल्का बंदियाँ भी अब अभी, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद दिसंबर में ये इलेक्शंस हो जाएंगे, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है? पीपल पार्टी देखें, वो शुरू से यही चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, ताकि आवाम के जो मसाइल हैं उनके दर पे हल हों, क्योंकि उनको MPA या MNA के घर पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मसरूफ़ होते हैं वहाँ पे असम्बलियों में। तो जो लोकल गवर्नमेंट का मसला होता है कि वो जो काउंसलर वगैरह या चेयरमैन जो होते हैं, वो उनके दहलीज पे उनके काम का हल हो जाता है। लेकिन अब जब तक ये हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं होंगी, उस वक्त तक इलेक्शन तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हल्का बंदियों के बाद इतराज़ात होंगे। और ये भी देखा जाए कि नून लीग क्या हल्का बंदियाँ मुनसिफाना तौर पे करती है या नहीं करती। आपकी तो हलीफ जमात है, फिर भी आपको कुछ अभी देखें, शक व चाहे शुबहात है? हलीफ जमात है, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि अभी तक जो उसका सिस्टम आ रहा है, वो सिस्टम तो ये है कि भाई हमें नहीं पता चल रहा कि ये लोकल गवर्नमेंट के जो काउंसलर वगैरह या चेयरमैन होंगे, उनके पास अख्तियारात भी होंगे या नहीं। अभी एक एक्ट भी पास हुआ है रिसेंटली, तो उसमें तो काफ़ी इन डिटेल्स बताया गया कि क्या क्या काम होंगे और लोकल गवर्नमेंट ने क्या काम करना है। देखिए, ये जब तक लागू नहीं होता निज़ाम, उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हल्का बंदियाँ हों, ये पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ें चल चुकी हैं, रिपीट हो चुकी हैं, ये दोबारा रिपीट हो रही हैं आवाम को एक खामोश करने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म भी है, जिसकी वजह से ये इस तरफ जा रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हल्का बंदियाँ कंप्लीट होकर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हों। अब बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या आज हाल आपका है? गला मेरे ख्याल में साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसे ही और है जी। गला आपका गैर जानबदार हुआ हुआ है। तो ऐसे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बुखारी साहब आप रिपोर्टर जो है वो नब्स पे हाथ रखता है आवाम की, उसको वो नफ्स जानता पे है। हाथ तो डॉक्टर। देखिए तवक्कुआत का तो पता होता है ना उसे आवाम की, अच्छा। कि उसे पल्स का पता होता है कि इस वक्त आवाम जो है वो क्या चाह रही है। मुल्तान की अगर बात करें तो वासा के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सड़कों का मसाइल होता है। ज़्यादातर आप भी यही जानते, प्रोग्राम जब करते होंगे तो आप यही देखते होंगे कि आवाम ये कहती है कि यार हमारा ये जो डोर पे हमारे मसाइल है ना वो हल कर दिए जाएं। इसका वाहिद हल होता है लोकल गवर्नमेंट अगर मजबूत हो। इस वक्त आपको लगता है कि ये जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें कुछ पावर्स दी जाएंगी, या ये बराए नाम ही कुछ हमारे काउंसलर्स इलेक्ट हो जाएंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब ये अनाउंस हुआ कि बल्दियात के इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, तो उसके बाद जब हमने राब्ते करने शुरू किए कुछ उम्मीदवारों से, कुछ अवामी हलकों से, बाशमूल हाजी शाहिद रज़ा सिद्दीकी साहब से, तो यही था कि पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते। वो एक परसेप्शन था, पब्लिक परसेप्शन था कि शायद ये बस वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब शायद जा रहे हैं, तो उन्होंने जाते जाते ये अनाउंस कर दिया कि मैंने ये शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया था। लेकिन ये तो कोर्ट्स की तरफ से ऑर्डर्स थे और काफ़ी थे, लेकिन उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रहा था। अब क्योंकि मामला फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब भी आया ना कि इलेक्शन कमीशन ने ही शेड्यूल को जो है वो जारी करना है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। और अब दूसरा मरला जो है वो शुरू हो चुका है, वो है हल्का बंदियों का। तो ये हल्का बंदियाँ जो हैं वो 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ बनानी हैं, तो वो जो है वो 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। और 3 रुकनी कमेटी भी इस हवाले से बना दी गई है, जिसमें चीफ डिस्ट्रिक्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 1 वो कमेटी का हिस्सा है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 2, और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा जो है वो उसमें शरीक है। यानी कि कमेटी में 3 लोग हैं जो हल्का बंदियों के प्रोसीजर को देखेंगे। तो ये हल्का बंदियाँ जो हैं वो 31 अक्टूबर तक चलेंगी। उसके बाद जो गैर हतमी फहरिस्त है हल्का बंदियों की वो जारी होगी, फिर एतराज़ात का सिलसिला शुरू होगा, फिर जाके जो है वो एक हतमी फहरिस्त जो है वो जारी होगी। तो ये जाके तकरीबन जो सारा प्रोसीजर है
वो 8 नवंबर तक जो है ये सिलसिला 8 दिसंबर तक ये सिलसिला जो है वो चलेगा। उसके बाद फिर अनाउंस होगा कि कब इलेक्शन जो है वो होने हैं। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या लगता है कब तक चले जाएंगे ये इलेक्शंस जो हैं, वो तवक्को क्या रखी प्रोबेबली जाए? ये इलेक्शंस मेरा नहीं ख्याल कि इस साल में होंगे, अच्छा। लेकिन होने तो इसी साल में चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि उसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि पंजाब हुकूमत चाहती है कि वो 2025 के जो एक नया कानून लाए बल्दियात का, उसके मुताबिक इलेक्शन जो है वो करवाए। लेकिन जो अब होंगे ये 2022 या 23 अगर मैं गलत नहीं अच्छा, हूँ, वो जो उसमें कानून है उसको ज़रा आप पॉइंट्स में हमें बता सकते हैं कि उसमें क्या पावर्स दी गई हैं काउंसलर्स को, और देखिए किस उसमें इख्तियारात क्या उसमें हैं? ये है कि काउंसलर्स ने ही इलेक्ट करना है चेयरमैन को। अच्छा। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये काउंसलर ही मतलब एक एक यूनियन काउंसिल में तकरीबन 9 काउंसलर्स जो हैं होंगे, बिल्कुल। और एक यूनियन काउंसिल में 25,000 की आबादी होगी, नॉट वोटर्स। ओके। 25,000 की आबादी जो मैंने इलेक्शन कमीशन ने मुझे बताया जब मैंने मुझे बात हुई, तो वो 25,000 की आबादी होगी, उसमें वोटर्स नहीं होंगे, मर्द खवातीन ये लोग होंगे, ठीक हर है। यूनियन काउंसिल में 25,000 ठीक के है। लोग होंगे। अच्छा, अब तासुर कुछ यूँ है कि जब एक काउंसलर जो है वो चेयरमैन बनाएगा तो उसमें फिर करप्शन के मामलात और इस तरह और ब्लैकमेलिंग के सूरत हाल जो है वो जन्म ले सकती है। खैर ये बहुत बात की चीज़ें हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है। बल्दियात के इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? बल्दियात के इलेक्शन यूँ ज़रूरी हैं कि हर चीज़ तो MNA या MPA की एक्सेस में चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसने असम्बली में होते, जिसने आज साहब ने बताया, और वो इतने बड़े हल्के को, लाखों की आबादी के हल्के को, हर यूनियन कौंसल को के मसाइल को नहीं देख सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा कि अगर एक यूनियन कौंसल के मसाइल वो एड्रेस कर रहा है तो बीच में कोई कह देगा कि ये यूनियन कौंसल भी है। जब वो दूसरी यूनियन कौंसल बीच में आ जाएगी तो पहले का एजेंडा डेथ हो जाएगा, बिल्कुल डेड हो जाएगा, बिल्कुल वो साइड लाइन हो जाएगा। तो अब बल्दियात के हमेशा से ये रहा है कि बल्दियात से अवाम के जो मसाइल है, जो निचली सतह के हैं, जो सीवरेज के हैं, जो यूनियन कौंसल की सतह के हैं, जो दीगर छोटे छोटे जो मसाइल है जिसके लिए आवाम को कई कई साल इंतज़ार करना पड़ता है, कई कई दिन। अब आप प्रोग्राम के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि कहीं पर सीवरेज का पानी है, कहीं पर सड़कें टूट फूट का शिकार है। अब देखिए ना, जिनके घर के सामने पानी खड़ा है या जिनके घर के बैक साइड पर पानी खड़ा है, उनसे पूछें कि वो किस अजाब से गुजर रहे हैं। एक तो वो बदबू, ताफून, इससे तो गुजर ही गुजर रहे हैं। आजकल जैसे डेंगू का मौसम है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब हमें छोटा सा फ्लू हो जाए, मैं भी खुद एक 2 हफ्ते आपके इसी सिनेरियो से गुजरूँ का फ्लू हुआ है, तो मेरी पूरी बॉडी डिस्टर्ब रही है। मतलब कि एक छोटा सा अगर, और डेंगू कितना वबाई, किस तरीके से वबाई अमराज का शिकार। और अब देखें ना, मुआशी हालात लोगों की ऐसी है कि वो डॉक्टर्स की फीस नहीं पे कर सकते। एक अच्छे डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो कम से कम 2,000 तो आपसे ले ही गा। बिल्कुल। अगर आप कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी फीस करके आपको वहाँ तक लाजमी एक एहसन इकदाम है, काम अगर सही इससे तरीके से हो जाता है। इससे ये होता है कि अवाम के मसाइल हल होंगे, अवाम को बुनियादी सहूलियात मिलेंगी, साफ पानी मुयस्सर आएगा, उनके जो मामलात हैं वो रैपिडली और उनके डोर स्टेप के पे हल होंगे। नाज़रीन, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनके पावर्स क्या हैं, बल्दियाती इलेक्शंस क्यों कराए जा रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। शाहिद साहब से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये अवाम में तासुर है कि लोकल बॉडीज़ के पास कोई पावर्स नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर ये सारी जो काम हो जाता है, ये तो फ्यूटाइल एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटी फ्यूटाइल हो जाती है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। शाहिद साहब, तासुर तो यही है कि पावर्स कोई नहीं है लोकल गवर्नमेंट के पास, सारे पावर जो है वो MP MNA के पास हैं, फंड्स उनके पास आते हैं। लेकिन जी ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट तक ये पावर दे, ताकि जो लोगों के उनके मसाइल हैं उनके दहलीज पे हल होने चाहिए। क्योंकि MP MNA तो देखें, वो अगर यहाँ बैठ के अपने यूनियन कौंसलों के मसाइल हल करते हैं तो वो असम्बलियों में जाके कानून साजी कौन करेगा? लेजिस्लेटर्स का काम तो कानून साजी है। हाँ, तो वो कानून साजी कौन करेगा?
उनको चाहिए कि वो कानून करें और उस पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाए जितनी भी कानून साजी होती है। और यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट के जैसे हैं काउंसलर वगैरह या चेयरमैन जो भी बनेगा, तो पहली तो चीज़ थी कि भाई अवाम को ही हक दिया जाता कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बनाने का, लेकिन वो हक नहीं दिया गया क्योंकि इसमें करप्शन के काफ़ी इम्कानात हैं कि जब काउंसलर अगर सिलेक्ट हो के वो यही होगा जिसके पास पैसा होगा, वो ये पैसा चलेगा, वो अपना काउंसलर ख़रीद कर लेगा। तो इस वजह से बेहतर था कि ये ऐसा कानून बनाया जाता जिससे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को डायरेक्ट अवाम की तरफ से मुंतखब होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। इससे तासर यही पैदा होता है कि भाई ये एक तो करप्शन के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे और लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं रहेगी, क्योंकि ये जितनी पावर है कि ऊपर इस वक्त लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्या क्या किस तरह के इख्तियारात होते हैं, वो किस तरह के काम जो है वो कर सकते हैं? यूनियन काउंसिल के लेवल पे फ़र्ज़ करें, अगर मुझे ये मसला है कि वासा जो है वो मेरे डोर स्टेप पे नहीं आ रहा, अब वासा तो एक खुद मुख्तियार इदारा है, तो वो फिर किस तरह डील करते हैं? लोकल गवर्नमेंट इससे किस तरह डील करेगी? लेकिन वो अपनी आवाम की मसाइल लेके जाते हैं। जो काउंसलर या वाइस चेयरमैन या चेयरमैन होते हैं वो अपने आवाम के अपने यूनियन काउंसिल के जो मसाइल होते हैं वो लेके जाता है। वो हाँ अपना बताता है कि भाई मेरी ये यूनियन काउंसिल में ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एमएनए या एमपीए के पास आपको पता है कि कितनी यूनियन काउंसिलें होती हैं, तो वो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है ना, वो किस किस के मसाइल हल करेगा। अगर वो यहाँ बैठेगा तो फिर वहाँ नहीं मसला हल कर सकता, कानून साजी में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ये तो देखें ना, सबसे पहली जो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ वासा की, सबसे बड़ा वासा का शुरू से मुल्तान में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। 65% जो उनकी लाइंस हैं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65% हमारी लाइंस जो हैं वो ख़राब हैं इस वक्त। असल में जो फंड जारी होता है ना, वो मेरे ख्याल में 50 से 60% तो फंड करप्शन की नज़र हो जाता है। देखिए ना, अगर 100 रुपया फंड आया है तो 100 रुपये में से आप देख लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये ये लगते हैं, बाकी तो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। अगर सही माने में फ़ंड लगाया जाए तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा एक जगह पे लाइन बिछने के बाद फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से यहाँ पर इसी बात पे ज़रा रहते हैं। आप जैसे लोग जो ओहदेदारान हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, वो जब इस तरह की बात करेंगे उनके आवाज़ से इस तरह झलकेगा कि शायद उम्मीद नहीं है, काम करप्शन हो रहा है, तो आवाम जो सुनने वाली है वो कहेगी शायद फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, हम वोट ही क्यों दें, हम निकले क्यों, हम उम्मीद ही क्यों रखें। देखें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आस तो लगानी चाहिए। हमेशा वक्त एक जैसा तो नहीं रहता, हो सकता है कोई आने वाले वक्त में कोई अच्छे। सबसे बड़ा इशू ये है ना कि हम रियलिस्टिक नहीं हैं। हमें आवाम तक पहुंचाने की बड़ी अशद ज़रूरत है, ना कि आवाम को जो है वो हम एक दूसरे तनाजुर में रखें जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद आवाम ही आपको जो है वो बुरा भला कह रही होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं। साहब, हल यही है ना कि हल जो है वो उस मसाइल का हल निकाला जाए। आवाज़ आप भी तो वो कौन निकालेगा फिर? कोई ओहदेदारान हमारे साथ बैठे हैं, हलीफ जमात है उनकी हुकूमत में, आवाम को चाहिए अपने मसाइल का हल निकाले वोटों के जरिए। आवाम अपने नुमाइंदे सही इंतखाब करें ना। सही है, क्योंकि ये मेन पावर होती है आवाम के पास। जब वो जिस बॉडी बल्दियाती इलेक्शन हो या एमएनए के हों या एमपीए के हों, ये पूरी पावर आवाम के पास है कि वो देखे कि भाई आया कि ये जो उम्मीदवार है ये हमारे उम्मीदों पे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बिरादरी बेस पे बिल्कुल बहुत सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, या कुछ अपनी पावर के ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे। आवाम को चाहिए कि उस टाइम सबसे बड़ी बात है कि वो ये देखे कि आया कि जो सामने उम्मीदवार है इसमें इतनी है कि वो हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं कि वो हमारे मसाइल हल कर सकेगा, हमें टाइम देगा। ये मेन चीज़ होती है जो आवाम उस वक्त ये नहीं सोचती। तो जिस वजह से ये आवाम की क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है जब वो वोट दे रही होती है, आवाम का इंतखाब करने का तरीका इतना गलत क्यों हो जाता है? असल में कुछ लोग तो जमाती बुनियाद पे भी
चलते हैं इस चीज़ पे। दूसरी ये जो चीज़ होती है कुछ बिरादरी बेस पे आ जाती है, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। ज़हीब साहब, क्राइटेरिया क्या स्टिपुलेट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए? क्योंकि पता है हमें एक वाज़े क्राइटेरिया है एमपी और एमएनए के लिए, लोकल गवर्नमेंट के कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया? देखिए एक चीज़ बड़ी दिलचस्प मैंने भी देखी है और सुनी भी है कि जो काउंसलर होगा उसको मैट्रिक पास जो है वो होना चाहिए, और जो चेयरमैन होगा उसको शायद बीए और बीएससी, इसकी क्राइटेरिया भी जो है मेरी नज़र से गुजर, मैंने अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया। अभी आप बता रहे थे कि काउंसलर्स ही चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे, जब काउंसलर्स मैट्रिक पास सिलेक्ट हो जाएंगे तो बीए बीएससी वाला कैसे चेयरमैन बन जाएगा? सर देखें ना, एक वो मेजोरिटी के हिसाब से उसको वो इख्तियार दिए। पहले ही जो चेयरमैन होता था उसको भी पब्लिक जो है वोट देती थी, अब उन्होंने उस चीज़ को चेंज करके ये इख्तियार जो है वो दे दिया है काउंसलर को। तो चेयरमैन सिलेक्ट करता था अपने से ऊपर जो काउंसिल के जो होता था या मेयरशिप होती ज़हीब साहब, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम रहमान है। मैं ये साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जनरल काउंसलर का जो आइन के मुताबिक काम है वो क्या है? जी, ना कि जनरल काउंसलर का, क्योंकि मोहल्ले में जो जनरल काउंसलर बनता है उनका तो यही मोहल्ले वालों की होती है कि हमारी टाइलें लगा दें, हमारी गटर लाइन सही करवा दें, बिल्कुल, हमें पानी का पाइप जो है वो टूटा हुआ है वो करवा दे। आइन के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक जनरल काउंसिल का बेसिक काम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी शाहिद साहब। ये अच्छा जी ज़हीब भाई, आप बता दें। जी अच्छा, ये जो आप पूछ रहे हैं कि जनरल काउंसलर का बुनियादी तौर पे काम क्या है, देखिए जनरल काउंसलर का तो बुनियादी तौर पे काम यही है कि उसने आवाम से बराह रास्त राब्ते में जो है वो रहना, और जनरल काउंसलर के आइन का यही एक है ना कि वो उन्हीं लोगों में से ही एक नुमाइंदा होता है, उसी हल्के की ही, जैसे कहते हैं ना कि आम आदमी ही आम आदमी के मसाइल को जानता है। तो बुनियादी तौर पे तो इसका पर्पज़ ही यही है कि वो उन्हीं लोगों में से होता है, उसी इलाके में से होता है जो अपने मसाइल से वेल अवेयर्ड होता है। ठीक है, तो उसी ने ही अपना इर्द गिर्द के मसाइल को जो है वो देखना है और बताना है कि इसके ये मसाइल है, इसके ये मसाइल है, और अपने से ऊपर जो मजाज अथॉरिटी होता है उस तक ये मसाइल जो है वो। अच्छा ज़हीब साहब, आप एग्जांपल के थ्रू से समझा देते हैं। एक यूसी है जिसमें आपने कहा कि 20 से 25,000 लोग हैं। अगर ये अपने इलाके में एक नामवर शख्सियात हैं, ठीक है, या अपने इलाके में सरकर्दा शख्सियात है, या ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा मुतहरिक हैं, इनको पता है कि मेरे इलाके में ये मसाइल हैं और उसको अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं, ये आइन के मुताबिक अपना जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इन जैसे 4 से 5 लोग, 9 लोग जो हैं वो एक यूसी से सिलेक्ट हो गए, काउंसलर्स जो हैं, काउंसलर्स, ठीक है। अब इन 9 लोगों ने एक से एक जी जी ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में 9 काउंसलर्स आ गए हैं, ठीक है। अब उन 9 में से एक चेयरमैन ने सिलेक्ट होना है। उन 9 काउंसलर्स का काम क्या है? वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उन 9 लोगों का काम क्या है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का काम क्या है? काउंसलर का काम बुनियादी तौर पर यही है कि उसने अपनी जो मसाइल हैं, अपने इलाके के जो मसाइल हैं, वो अपने से ऊपर बैठे मजाज अथॉरिटी जो उससे ऊपर जो चेयरमैन है वहां तक उसने मसाइल देने हैं। चेयरमैन काउंसलर के पास फंड्स नहीं आने, उसने एड्रेस करने अपने मसाइल को, एड्रेस करके अपने से ऊपर का जो चेयरमैन है उसको बताना फंड्स कि ये किसके पास आ रहे हैं और ये एलोकेट, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास। शायद साहब, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास फंड्स आ रहे हैं, वो अपनी जवाबदीद पे देखेंगे कि किस मसले पे हमने पहले काम करने की ज़रूरत है, उन यूनियन काउंसलर्स का जो है वो मसला हल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि टाइल्स लगाना, जैसे कॉलर का सवाल था, वासा का काम कराना, गलियां पक्की कराना, और क्या काम करना वो यही काम जो है वो यूनियन काउंसिल जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने कराना है। ठीक है, ऑन पेपर तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं, जो है वो ग्राउंड पे हल होना शुरू होते हैं। कुछ भी ऐड करना चाहूँगा, देखिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का इदारा मौजूद है ना, ठीक है, वो सरकार का इदारा है, वो सरकार का काम है। अब अवामी सतह से, जैसे एक अवामी नुमाइंदा होता है ना, एक एमएनए के एमपी, फिर वही बात आ जाती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कानून साजी में हिस्सा ले या वो अवाम के मसाइल हल करे, तो वो ये लोकल गवर्नमेंट यानी कि ये बराह रास्त इन लोगों से राब्ते में रहते हैं। लोकल गवर्नमेंट इनको फंड जो है वो यहाँ से आते हैं, फिर वो आगे चेयरमैन के पास ट्रांसफर होते हैं। तो वो यही चीज़ें जो है वो बुनियादी तौर पर इसका पर्पज होता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की, अदरवाइज लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में होते तो आवाम खुद धक्के खा रहे होते हैं, खुद राब्ते कर रहे होते हैं। जो हेल्पलाइन आपने देखी होगी, अवाम की सुनी कहाँ जाती है। मतलब ये है कि कुछ जगहों पे जो है वो आवाम की सुनी भी जा रही होती है और कुछ जगह पे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मसला है। जितना बड़ा मसला होता है उतने ही देर से उसका मसला हल होता है। लेकिन एक और चीज़ें भी हैं जो कि हम ऑन रिकॉर्ड आई थिंक उसको एड्रेस नहीं कर सकते, ना ही उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मुझे मैपको से काम पड़ा, मैंने हेल्पलाइन पे रब्ता किया
और आप यकीन माने कि विद इन और 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे काम को जो है वो, लेकिन वो मामूली से काम थे, वो हुए, और उसमें मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, वो हो रही है। कि ये अच्छी सहूलत है ना कि आप घर बैठे अपनी अपनी दरख्वास्त दे रहे हैं और आपके मसले को जो है जैब वो साहब, कोर्ट में एड्रेस किया जा रहा है। आपका काम इसलिए भी जल्दी हो गया होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपके कोई इख्तियारात हैं, आपके ताल्लुकात नहीं, हैं। नहीं, 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 ना मैंने कोई ताल्लुक को यूटिलाइज PR किया आपकी है, अच्छी ना है। ही मैंने, लेकिन आप जानी पहचानी शख्सियत तो बिल्कुल। ये तो देखिए मैंने एज अ नाज़रीन, इस कंप्लेनेंट पे नंबर पे मजीद कॉल भी किया। बात करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, उसके काम क्या हैं, और खुश आइन चीज़ है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो उनके डोर स्टेप पे हल हो। शाहिद साहब से अब जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्तान में किस तरह के तरक्याती काम करने की ज़रूरत है और उन तरक्याती कामों को हल करने में, काम करने में लोकल गवर्नमेंट का क्या किरदार होगा। इस सवाल से पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। देखिए मेरा ना इस वक्त वकास सिद्दीकी हैदर अली बात कर रहा हूँ मैं, और जी जलालपुर पिलवा से। जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे जी। हैदर अली जलालपुर पिलवा से बात कर रहा हूँ, और मेरा जुनैद भाई से क्वेश्चन है कि अभी दिसंबर में या अभी जो है हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं बल्दियाती, जी तो मेरा ये सवाल है कि जो काउंसलर्स होते हैं वो भी एक सियासी जो है कि रखते हैं, MP MLA के नीचे होते हैं, बिल्कुल। उन्हें वही काम करना होता है जो वो कर रहे होते हैं। तो एक किस्म का ये फंड का बहुत ज्यादा ज़िया नहीं होता कि जो काम MP MLA ने करने होते हैं वही एक काउंसलर्स के जिम्मे लगा दिए जाते हैं, जो कि उसने खुद MP या MLA के कहने पर करने होते हैं। ठीक है हैदर साहब, मैं आपका जवाब लेता हूँ। इसमें मुख्तसरन यही बात है कि मैं अपने गेस्ट से कहूँगा कि वो इस सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कि वो कह रहे हैं कि जब MP MLA ने ये काम करना है तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि MNA बिल्कुल, ये काम तो कानून कानून साजी है, साजी बिल्कुल। और उसका काम है कि वो अपने इलाके के लिए फंड लेके आना चाहिए और वहाँ तक बात असम्बलियों में पहुँचानी चाहिए कि आया कि हम मेरे हलके में ये मसाइल हैं, और ये मसाइल तो वही लोकल गवर्नमेंट के जो काउंसलर होगा या चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा वो अपने हलके के जो MPA होगा या MNA होगा उस तक ये बात पहुंचाएगा कि यार ये चीज़ें हमारे बुनियादी तौर पर MP MNA का काम आपके तरक्याती काम नहीं है, उनका काम कानून साजी है। कानून साजी है। और कानून साज असेंबली में बैठा हुआ नुमाइंदा तरक्याती काम कैसे कर सकता अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर सकता है, बस कि मेरे ये मसाइल हैं, यहाँ पर हमें फंड्स की ज़रूरत आवाज़ है। को बुलंद करते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। फंड्स दिए जाएं, हमारे भी ये मसाइल हैं, हमारे शहर में ये मसाइल हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो काम है निचली सतह का, लोकल गवर्नमेंट का मकसद ही क्या है कि लोकल जो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ही उन चीज़ों को एड्रेस जो है वो करना है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि अगर ये जल्द हो तो अब आप ये देखेंगे ना, जो शहर में सेवरेज के मसाइल हैं, डेवलपमेंट के काम है, ये नहीं हो सकेंगे। जो इदारों में ब्लैकमेलिंग होती है ये ख़त्म हो जाएगी। क्यों? उन्हीं का नुमाइंदा अपने इलाके की, अपने यूनियन कौंसिल की, अपनी UC की जंग लड़ रहा होगा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखें ना कि जगह जगह जो कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, और जो साफ़ सुथरा पंजाब है या सुथरा पंजाब है, ये मज़ीद जो है वो बेहतर होगा, उभरेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। वही मैं जानने की कोशिश कर रहा था शाहिद साहब से, क्योंकि पब्लिक नुमाइंदे हैं, आवाम के साथ ताल्लुक बेहतर रहता है। इस वक्त कौन से बड़े मसाइल हैं मुल्तान के जो अशद हल होने की ज़रूरत है उनको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो तो वैसा का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। देखें पूरे मुल्तान में आप चले जाएं कहीं भी बासा का प्रॉब्लम ही है। हर जगह पे अगर 2 घंटे बारिश हो जाती है या 1 घंटा बारिश हो जाती है, उसके बाद देखें रोडों पे पानी खड़ा है और गटर काफ़ी जगहों पे उबल रहे हैं, और जिसकी वजह से आवाम को गुजरने के लिए भी परेशानी होती है और नमाजियों के लिए भी बहुत परेशानी होती है। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले तरजीह वासा को दे और उसको फ़ंड जारी किए जाएं ताकि ये मुल्तान में जितनी सीवरेज लाइन पुरानी हैं वो उनको सही किया जाए। वासा का मसला है, उसके अलावा रोड्स तोड़े जाते हैं, फिर उनको बनाने पुरसाने हाल कोई नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं।
असल में मसला ये है ना, कॉन्ट्रैक्टर को सही तरीके से इन लोगों ने कोई उससे छोल्टी नहीं ली होती ना। अच्छा। अगर छोल्टी लेते तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों भागे, या फिर उसको पीछे से फंड जारी नहीं होते। दो ही प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब फंड्स अगर जारी नहीं हो रहे, उसके साथ एक मुआहदा हुआ है कि आपने ये रोड पहले इसके सीवरेज की लाइन बिछानी है, फर्ज कर लेते हैं सीवरेज का मसला है ना, या सीवरेज की लाइन डल जाती है या रोड बन जाता है, दोनों में से एक काम होता है, दोनों काम इकट्ठे कभी भी नहीं होते। हमारे अलमिया ये देखें जी, सबसे पहले जब सीवरेज की लाइन बिछेगी तो फिर ही रोड बनेगा ना। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि सीवरेज लाइन बिछाई जाए। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहाँ नवासा को चाहिए कि वो अपनी वर्किंग करे और वो देखे कि भाई कहाँ कहाँ मसाइल हैं। ये रोज़ाना की, ये तो नहीं होता कि एक जगह पे सीवरेज का मसला हल हो गया फिर पता चलता है कि 6 महीने बाद वहीं फिर बारिश हुई है तो फिर वही मसला का वहीं दोबारा निकासी आपका मसला हो गया। तो ये है ना कि बुनियादी तौर पे जो उसकी निगरानी की जाए, जो ठेकेदार होता है जो सीवरेज डाल रहा होता है उसकी सही तरीके इंजीनियर जो इनके ऊपर होते हैं इंजीनियर, वो सही तरीके उसकी निगरानी ज़रा करें। हमें पूरा ज़रा समझाइएगा किस तरह जो है वो एक टेंडर पास होता है, किस तरह एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जाता है, उसकी जिम्मेदारियां फिर उसमें क्या होती हैं। फ़र्ज़ करें अब ये आपके घर का रोड जो है वो टूटा हुआ है, एक नुमाइंदे के तौर पर आपने अपने काउंसिल को कह दिया कि यार ये मेरे घर का जो हमारी गली है ना ये पक्की करवा दे, अब इसके बाद आगे काम क्या होगा? आगे तो देखें जी, जिस महकमे का काम होता है वो उस महकमे तक ये आवाज़ उठाता है, ठीक है, कि वो अपने मसाइल लेके जाता है। उसके बाद वो महकमा जो है वो अपना टेंडर के लिए वो दरखास्तें जो भी होती है लेते हैं। उसके बाद जो भी उसमें कामयाब हो जाता है उसको दिया जाता है। लेकिन वो ये है ना कि इनकी निगरानी सही नहीं होती। इनके ऊपर जो हेड होते हैं वो चेक्स एंड बैलेंस सही नहीं चेक एंड बैलेंस सही नहीं है। जो अगर चेक एंड बैलेंस सही हो, देखें बाहर मुल्कों में आप देख लें, या अगर वहाँ तो इतने स्पीड में काम होते हैं, वहाँ जो एक बार काम हो गया वो 5-10 साल कहीं नहीं जाता। यहाँ तो हर 6 महीने बाद वो मसाइल जिस रोड पे या सीवरेज अगर डाली गई है तो 6 महीने बाद देखें वो एक बारिश हो गई 1 घंटा तो खड्डा पड़ा होता है, तो वो मसाइल तो वहीं रह गए। इसका मकसद है कि उसमें करप्शन हुई है ना, कि जो मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो मटेरियल सही तरीके से नहीं चला। और इसका काम तो उनको खुद महकमे को चाहिए ना कि उसने फ़ंड जारी किए हैं, जिस ठेकेदार को उसको पाबंद करना चाहिए, उसकी कुछ सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि कुछ अरसे के लिए, कि 2-3 साल के लिए, कि ये रोड अगर दोबारा ये डैमेज होता है तो वो उसका जिम्मेवार होगा। शायद साहब इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है अब, क्योंकि हल्का बंदियाँ हो रही हैं, तो इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। तफसीलन हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उनका अगर मैं तारुफ़ कराऊँ तो डॉक्टर अली हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे शूज़ के हवाले से कि किस तरह का शूज़ पहनने चाहिए, अगर हम कोई गलत शूज़ का इंतखाब कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बोन्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, कोई हमारी किस तरह की बीमारियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। नाज़रीन इनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद ताहिर साहब जो कि लाइफ कोच हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो अर्ली बच्चे होते हैं, अर्ली एज में होते हैं, उनकी नशोनुमा किस तरह की जाए, उनके ऊपर किस तरह के असर होता है पेरेंट्स को, क्योंकि वो देख कर बड़े होते हैं। कहा जाता है कि 5 साल तक बच्चा जो है वो सब कुछ सीख रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा उस जो है वो चीज़ें पिक कर रहा होता है, अपने हालात से चीज़ें सीख रहा होता है। तो इस हवाले से तफसीरन गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ताहिर साहब। जी बहुत शुक्रिया। सर हम आपसे शुरू करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि जो हमारा फुटवेयर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर हम गलत किसी शू का इंतखाब कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बोन्स पे या हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक आपने चूज़ किया है शू वेयर के हवाले से। मोस्टली ये एक नेगलेक्टेड टॉपिक रहता है, इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, जबकि मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। बिकॉज़ जो पाँव है आपका, ये पहले स्ट्रक्चर है जो कि ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है। सारी फोर्सेस आपकी बॉडी की पाँव के ज़रिए आपकी बॉडी में ऊपर शिफ्ट होती हैं। सो
ये इसके अगर मैं थोड़ी सी तमहीद बांधूँ बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बात करूँ तो चीज़ों को समझाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी सारा बॉडी का वज़न कूल्हे और घुटने के ज़रिए होता हुआ टखने तक पहुंचता है और इस तरीके से आपकी मूवमेंट पॉसिबल होती है। और जो पहली चीज़ जो शू वेयर है वो चीज़ है कि जो आप पाँव में पहनते हैं और आप ज़मीन पर चल पाते हैं। सो अगर हमारा कोई शू वेयर ठीक नहीं होगा, वो बॉडी के हवाले से, बॉडी के लिहाज से ठीक नहीं होगा, बहुत हार्ड होगा, उसका सोल बहुत हार्ड होगा, या उसका जो टॉ बॉक्स है, जो आगे वाला हिस्सा है, वो बहुत नैरो होगा, तो इस कंडीशन में जो फोर्सेस हैं, जो बॉडी की जो ग्रेविटी की फोर्सेस है, वो ठीक तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी। ओके। जिसकी वजह से सबसे पहले टखने, उसके बाद घुटना और उसके बाद लोअर बैक, ये तीनों चीज़ें इक्वली मुतासिर हो रही होती हैं अगर आपका शू वेयर ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ अगर शू वेयर बहुत टाइट है हमारा, तो आपके फुट के अंदर डिफॉर्मिटीज़ शुरू हो जाती हैं, पाँव की उंगलियों का टेढ़ापन शुरू हो जाता है, एड़ियों का सूजना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो पट्ठों जो नीचे लगे होते हैं हड्डियों के नीचे, जिसको फेशिया, प्लांटर फेशिया कहते हैं, उसमें सूजन आने का चांस होता है, जिसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और वो गलत शू वेयर के इस्तेमाल करने से होता है। अच्छा डॉक्टर, आपने बड़ा तफसीलन हमें बताया कि गलत शू का इंतखाब जो है वो एक बेहतरीन आजकल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या क्या है कि ऑर्थोपेडिक शूज़ कहा जाता है, उसको बेचा जाता है। कुछ दो शूज़ को अगर हम साथ रख लें तो दोनों ऑर्थोपेडिक शूज़ हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किसी की सोल बहुत मोटी होगी, किसी की सोल बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो एक शू का इंतखाब करने के लिए जब हम एक शॉप पे जाएंगे तो अगर हमने ऑर्थोपेडिक शू का ही इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा ऑर्थोपेडिक शू ही लें, पहले ये भी वाज़े कीजिएगा। और अगर ऑर्थोपेडिक शू की फिर हमें डिफ़ाइन कर दें कि क्या है वो शू होता क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था आने से पहले, जो मैंने देखा कि शू इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ $450 बिलियन की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। $450 बिलियन डॉलर्स ईयरली जो इसका जो रेवेन्यू है, जो टर्नओवर है, तो $450 बिलियन है। और अगर हम उसमें से मेडिकेटेड शू वेयर की बात करें तो वो उसका 5% भी नहीं है। सो इट डजंट मीन कि आपको एवरीबडी नीड्स अ मेडिकेटेड शू वेयर। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मेडिकेटेड शू वेयर की ही ज़रूरत है। मेडिकेटेड शू वेयर की ज़रूरत जब होती है कि जब आपने कोई तकलीफ़ पाँव में आ गई, कोई डिजीज़ डेवलप हो गई, हड्डी का टेढ़ापन डेवलप हो गया, प्लांटर फेशियाइटिस डेवलप हो गया, एड़ी में सूजन आना शुरू हो गई, यूरिक एसिड के मसाइल हो गए, देन यू नीड अ मेडिकेटेड शू वेयर। अब बात रह गई कि अच्छा शू वेयर का इंतखाब कैसे ज़रूरी है, तो उसके लिए इससे पहले ज़रा उस शू को डिफ़ाइन कर दीजिएगा। अगर हम मैं जूता उठाऊं हाथ में अपने, तो मुझे किस तरह पता चलेगा दैट इट इज़ एन ऑर्थोपेडिक जो प्रिस्क्राइब्ड शू है और मेडिकेटेड शू है? मुझे पता कैसे चलेगा उस शू को देख के? देखिए, शू मेडिकेटेड शूज़ दो तरह के होते हैं। एक हाई टो शूज़ होते, हाई हील शूज़ होते हैं, और एक 0 डिग्री शू मेडिकेटेड शूज़ होते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर उसकी एड़ी के मसले हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसको हाई हील मेडिकेटेड शूज़ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और कुछ पेशेंट के जिनको आगे पंजे के मसाइल हैं, तो उसका जो ब्रॉड टू टॉ बॉक्स, यानी कि आगे वाला हिस्सा जिसका ब्रॉड हो, वो मेडिकेटेड शूज़ उसको रेकमेंड किए जाते हैं। मेडिकेटेड शू डजंट मीन कि उसके सोल पे कुछ मेडिसिन लगी हुई हैं या उसका सोल जो है बहुत डिफरेंट तरीके का बना होता है। यस, उसके अंदर मेमोरी मैट्रेस कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ कंपनीज यूज़ कर रही हैं, कुछ उसके अंदर कॉर्क का यूज़ कर रही हैं मेडिकेटेड शूज़ बनाने के लिए। इट्स ऑल डिपेंड कि आपको तकलीफ़ किस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने की कि पेशेंट को उसकी तकलीफ़ के बारे में पता हो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक जब बनाती है कोई चीज़, कोई कंपनी जो है वो लॉन्च करती है, तो एक वास्ट पब्लिक के लिए तो आप वो चीज़ नहीं लॉन्च कर सकती। ये तो एक बड़ा नीश है, एक मसले, किसी शख्स का कोई मसला होगा तो वो ख़रीदने जाएगा मेडिकेटेड शू। तो ये जो मार्केट किया जा रहा है एक शूज़ को कि दिस इज़ अ मेडिकेटेड शू, बहुत अच्छी इसकी सॉफ्ट सोल है, सो इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। मेरा बात वहीं पे आ जाएगी जब मैंने आपको बोला कि जब मेडिकेटेड शूज़ जब कोई डॉक्टर रेकमेंड करता है, जब पेशेंट मार्केट में जाता है, तो बेसिकली पेशेंट की डिमांड है, तो उसी की बेस के ऊपर
कंपनीज़ ने इसको लॉन्च किया। अब जो ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कि वो अपने सारे के सारे शूज़ को, सारे के सारे, इवन वो रनिंग शूज़ हैं, इवन वो फॉर्मल वेयर हैं, इवन वो फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिसको कैंची वाली चप्पल कहते हैं, इन सब को आहिस्ता आहिस्ता उस शेप के अंदर आर्चेस के हवाले से, शू के हवाले से ट्रांसफॉर्म कर रही हैं अपने आप को। सो ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। अच्छा सर, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे आप बता रहे थे कि एक मेडिकेटेड शू के नहीं, एक अच्छे शू का हम इंतखाब करना है, क्योंकि चलें ये तो एक किसी बंदे को कोई मसला होगा तो वो मेडिकेटेड शू की तरफ जाएगा, एक अच्छे शू का इंतखाब किस तरह किया जाए? जी, ये एक अच्छा सवाल है। इसको मुझे थोड़ा सा तफसील में बताना पड़ेगा। अगर हम शू वेयर की बात करें तो जूते के 3 हिस्से होते हैं। एक फ्रंट वाला हिस्सा जिसको टॉ बॉक्स कहते हैं, एक बैक वाला हिस्सा जिसको एंकल बॉक्स कहते हैं, और एक उसकी सोल। सो इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है आपने शू वेयर ख़रीदते वक्त। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि शायद आप लोगों के लिए भी नहीं और मैं नहीं हो और बहुत सारे लोगों को शायद इसका इल्म ना हो, जब हम सोते हैं तो हमारा पाँव चूँकि सीधा बेड पे पड़ा होता है, काम नहीं कर रहा होता, तो वो श्रिंक करके छोटा हो जाता है। कुछ मिलीमीटर्स छोटा हो जाता है। बाय द टाइम आप सुबह उठते हैं, चल रहे होते हैं, शाम तक आप काम कर रहे होते हैं, तो कुछ मिलीमीटर उसके अंदर सूजन आती है, मामला जो नॉर्मल है, पाँव थोड़ा सा फूल के बड़ा हो जाता है। सो हमारी एडवाइस पेशेंट्स के लिए और लोगों के लिए ये होती है कि जब आप शूज़ परचेज़ करने जाएं तो शाम के टाइम जाएं, बिकॉज अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे, शू पाँव का साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, आप शूज़ पसंद कर लेंगे, आप पहन के आ जाएंगे, बट जब आप उसको पहनना शुरू करेंगे, शाम तक पहनेंगे, तो वो आपको पाँव में फंसना शुरू हो जाएगा, वो आपको टाइट महसूस होगा। सो इट्स बेटर कि आप इवनिंग में जाएं, शूज़ परचेज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ जब आपने इसको देखनी है तो आपने अपने शूज़ पाँव का स्ट्रक्चर देख लेना, जिसका बड़ा आसान तरीका है। आप पाँव को गीला करें और किसी ड्राई जगह पे या किसी कार्बन पेपर के ऊपर रख के देखें, आपको पाँव की अपनी शेप का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपका पाँव का अगला पंजा वो चौड़ा है, या कहीं आपकी सारी आर्चेस फ्लैट तो नहीं है, आप फ्लैट फुट तो नहीं है, क्या आपकी एड़ी पूरी ज़मीन पर लगती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको शू वेयर बिल्कुल फ्लैट वाला पहनना चाहिए, या वो शू वेयर पहनना चाहिए जो आगे से थोड़ा सा खुला है, या वो शू वेयर लेना चाहिए कि जो पीछे से थोड़ा सा ऊंचा है, ताकि आपको आपके पाँव के हिसाब से उसमें एडजस्टेबिलिटी आपके लिए आसान हो। सो ये बेसिक कुछ टेक्निक्स हैं कि जब आप किसी भी शॉप पे जाएं, आप कोई भी ब्रांड चूज़ करते हैं, डजंट मैटर, बट आपके लिए वो शू जो है वो सिलेक्ट करने में उसमें इस तरीके से आसानी हो जाएगी। फीमेल्स, यहाँ से एक ज़ेली सा क्वेश्चन बनता है कि फ़ीमेल्स हील्स पहनती हैं। अभी आपने कहा कि हर शख्स को हील की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सेसिवली हील वेयर की जाएगी तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है? अगर उसका फीमेल का पाँव इस तरह का है कि उनको हील जो है वो नुकसान दे सकती है, तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है उनको? इसका थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि एक नई रिसर्च आई है। नई रिसर्च में वो कहते हैं कि एवरीबडी 15 मिनट के लिए नंगे पाँव चलें। क्यों चलें? उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जब पूरा पाँव ज़मीन पर रखते हैं तो जो मसल्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो अपनी असल पोजीशन पे वापस आते हैं। एंड व्हेन यू आर वियरिंग हील्स, जब लेडीज़ हील पहन रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, पीछे से पाँव को इतना ऊपर उठ रहा है। जैसे पाँव ऊपर उठेगा तो जो उसके मसल्स हैं वो नॉर्मल शेप में नहीं रहते, मसल कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। काफ मसल, जिसको पिनियों का मसल्स कहते हैं, वो छोटे हो जाते हैं कंट्रैक्ट होके। और फिर जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर्स हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वेट फोर्सेस हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, जो कि पूरा पाँव ट्राइपॉड मैकेनिज्म के ज़रिए पूरा पाँव ज़मीन पर रखते हुए सही तरीके से ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब अगले पंजे से उसके जाएंगे और डायरेक्ट लोअर बैक पे उनके इफेक्ट करेंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब फोर्स जो है वो गलत पूरी उस तरह नहीं लगेगी तो बॉडी की तो बैक पे बहुत असर पड़ता होगा उसकी वजह से। एब्सोल्युटली जो लोअर बैक अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स को अब्जॉर्ब करने की फैसिलिटी है, कैपेसिटी है, बट उसकी भी एक लिमिट है। जब आपको प्रोलॉन्ग पहनेंगे, आप घंटों पहनेंगे, तो उसकी वजह से वो जो खम अल्लाह ताला ने नॉर्मल आपकी कमर के निचले हिस्से में रखा है वो खम ख़त्म हो जाता है और हड्डी बिल्कुल जो है सीधी हो जाती है। और उसकी वजह से आप ये समझिए कि फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 45 जितने मेरे पास लेडीज़ आती हैं, बिलीव मी और नॉट, 80% का प्रॉब्लम लोअर बैक्स के हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी रीज़न उनका शू वेयर का गलत होना, हाई हील्स बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आपने पहन ली है देन यू नीड टू, आपको चलने का तरीका डिफरेंट तरीके से अपनाना पड़ता है। आपको कुछ चीज़ों में अपनी बॉडी को चेंजेस लानी पड़ती हैं उसके अंदर, बट वो हम चूँकि नहीं कर पा रहे होते तो वो फिर बैक एक का इशू सेवेरिटी इख्तियार कर जाता है।
कि अगर लोगों को आप तंबीह करें, फीमेल्स को ख़ास तौर पर, या कोई मेल हज़रात में जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है तो वो अपनी शू में थोड़ी सी हील ऐड करवा लेते हैं पीछे से, या कुछ इस तरह के शूज़ भी मिलते हैं जिनमें हील होती है, तो अगर वो इस तरह के शूज़ पहनते रहते हैं तो किस तरह की स्वेयर डिजीज़ हो सकती हैं जो बाद में उनके लिए जब वो बुढ़ापे तक पहुँचेंगे तो मसाइल क्रिएट कर सकती हैं? जी, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो है लोअर बैक के मसाइल बहुत कॉमन हैं, और इसी तरीके से घुटने में आर्थराइटिस के आने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर सेवेरिटी इख्तियार कर जाए तो इवन गर्दन का दर्द और बाजुओं का दर्द भी इस मसले की वजह से, क्योंकि बॉडी पोस्चर सही नहीं है। एब्सोल्युटली आपका पोस्चर आगे गिर जाता है, तो आपके नेक में और शोल्डर में भी इसकी वजह से पेन आना शुरू हो जाता है। सो ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता कि रातों रात डेवलप हो जाए, ऑब्वियसली इसमें ज़रा टाइम कुछ साल लगते हैं, लोगों को शुरू में अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का, बाय द टाइम जब काम काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है तो फिर रियलाइज़ उनको होता है। सो इसका हल भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यस कि आपने हाई हील छोड़ दें, ये कोई हल नहीं है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने हाई हील पहने, कीप अ वेरी गुड पेयर ऑफ शूज़ इन योर पॉकेट, या अपने बैग में रखें कि जब आपका फंक्शन ख़त्म हो जस्ट स्विच कर लें शूज़, और उसके बाद आप घर जाके थोड़ी स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेज करें। ओके। एंकल पंप्स करें पंजों को, ताकि आपके जो मसल जो इतने टाइम से हार्ड रहे हैं लोअर बैक की, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, जस्ट हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए कर लें, स्ट्रेचेस दे दें अपनी बॉडी को, तो बहुत सारी चीज़ें रिवर्ट हो सकती हैं। डॉक्टर अली, इस पे मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि शूज़ का इंतखाब हमने किस तरह करना है, किस तरह का शू जो है वो हमने पहनना है, क्योंकि ये बहुत नेगलेक्टेड टॉपिक है। हम कपड़े बहुत अच्छे पहन लेते हैं, उस पर इंतखाब अच्छा किया जाता है, फिटिंग अच्छी कराई जाती है, लेकिन जब जूता ख़रीदने की बारी आती है तो उसके टेक्निकलिटीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। नाज़रीन, इनके साथ हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब मौजूद हैं जो कि लाइफ कोच हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो अर्ली एज है उसमें तरबियत किस तरह की जाए, ख़ास तौर पर 7 साल से पहले। ताहिर साहब ज़रा समझाइएगा कि 7 साल से पहले जो है वो तरबियत क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। बहुत शुक्रिया रोहित टीवी का, और आपका आपने इनवाइट किया और इस करंट और समझे नेगलेक्टेड टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे यहाँ पर मदऊ किया। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे को जो है वो तरबियत की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें बच्चे का क्योंकि कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, और बच्चा माहौल से, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से एज इट इज़ जो है वो ले रहा होता है। लिप्टन ब्रूस एक जो है वो जेनेटिक्स के माहिर हैं, उनका ये कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो यूँ समझ लें कि एक रिकॉर्डिंग मशीन आपके घर में आ गई है। यानी आपके घर में एक यूँ समझ लें कि कैमरा नस्ब हो गया है, और वो बच्चा उस कैमरे की मानेदार, हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, हर चीज़ को वो देख रहा है, सुन रहा है, और एज इट इज़ उसके माइंड को जो है वो, उसका जो माइंड है, उसका जो लॉजिकल माइंड तो डेवलप नहीं हुआ, तो एज इट इज़ वो चीज़ अपने पास वो रिकॉर्ड कर रहा है, और इसके बाद उसकी सारी लाइफ उसकी इसी जो अर्ली चाइल्डहुड में जो तरबियत हुई है, इसी पर जो है वो नस्ल करती है। मतलब जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें वो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं, उस बच्चे के इर्द गिर्द, वो उसके सबकॉन्शियस में बैठ रही हैं। जी, उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रही हैं, और उसी से उसका माइंडसेट डेवलप हो रहा है। ठीक है, मतलब जो उसका लॉजिकल माइंड डेवलप होना है वो उन्हीं थॉट्स और उन्हीं चीज़ों से, इर्द गिर्द से जो चीज़ें सीख रहे हैं वो उसी चीज़ से होना है। उसी चीज़ से जो है वो लॉजिकल माइंड डेवलप होगा। किस तरह बेहतर तरबियत की जा सकती है एक अर्ली चाइल्ड के लिए? उसके सामने झूठ ना बोला जाए, गालियाँ नहीं दी जाए, पेरेंट्स के कुछ रिलेशनशिप अगर ख़राब हो तो उसका भी असर पड़ता है, तो एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? आइडियल सिनेरियो में तो हमें जो एज ए पेरेंट्स, अगर मैं अपनी बात करूं, तो एज ए पेरेंट्स हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो पैदा हुआ है या अभी अर्ली चाइल्डहुड में है, तो उसके सामने हमें इस किस्म का बिहेव रखना चाहिए कि हम बच्चे को जो दे रहे हैं, जो बच्चा हमसे सीख रहा है, उसका असर उसकी पूरी लाइफ पर होना है। तो अर्ली चाइल्डहुड में हमें देखना चाहिए कि हम अगर फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है बच्चे की शख्सियत पर। ठीक है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा जब इस एज में है, तो हमें उसके सामने अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर, वालिदैन को एक रोल मॉडल के तौर पर रखना चाहिए, ताकि बच्चा आपसे सीख कर माशरे में एक फ़ाल रुकन जो है वो बन सके। अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ भी बड़ी सख्ती की गई थी
और हमें भी बड़ा डांटा गया था, तो हम भी अपने बच्चों को उस तरह डांटेंगे और उनको उसी तरह सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या ये रवैया ठीक है, या बच्चे को जो है वो बिल्कुल ही मोहब्बत से सिखाना चाहिए, या कोई मिडिल ग्राउंड होना चाहिए? अच्छा, इसमें देखें ना, जो एज, जिस एज ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, जो 7 ईयर तक या 10 ईयर तक जो है वो मोस्टली जाता है, तो उसमें जो वालिदैन का जो रोल प्ले होता है, ख़ास तौर पर मदर का, ठीक है। वो बहुत अहम और क्रिटिकल होता है। अगर बच्चा, अगर देखें हम अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें डांटा गया और हमें जो है ना बुरा भला कहा गया, तो उससे आपकी लाइफ में ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ होगा। अर्ली चाइल्डहुड में आपको डांटा गया, तो उसमें जैसे पेरेंटिंग के बहुत से स्टाइल हैं, तो उसमें से एक स्टाइल है कि हमें ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो हमें बच्चे की जो बुरी बात है उसको डांट कर, उसको समझा कर, मीडियोकर वे में जो है वो हमें बच्चे की तरबियत करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना कुछ उससे सीख सके। हमारे दीन में तलकीन की जाती है कि 7 साल तक बच्चे को जो है वो नमाज सिखा देनी चाहिए। इस तरह की जो अच्छी आदत है वो किस तरह एक आइडियली सिखा दी जानी चाहिए, एक बच्चे को किस तरह सिखाई जा सकती हैं एक पेरेंट्स के? इसमें देखें, जो मैंने बात की है कि रोल मॉडल बनना चाहिए वालिदैन को भी, बहन भाइयों को भी, और बच्चा क्योंकि आपको देखकर सीख रहा है। बच्चे को नसीहत उस वक्त कारआमद नहीं है उसके लिए कारआमद है रोल मॉडल। जो उसके सामने आप करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरी बच्ची है 5 साल की, जब हम लोग घर में इकट्ठे बहन भाई और जो है ना पेरेंट्स, मेरे दादा, इसके दादा और दादी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो खुद भी उसको परफॉर्म कर रही होती है। तो बच्चा क्योंकि देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरे वालिदैन ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसने वो काम करना है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में इस्तेमाल करेगा। अगर आप उसके सामने गाली देंगे तो डेफिनेटली उसका असर उस पर होगा, और वो इन द लॉन्ग रन में गाली देना उसकी आदत बन चुकी होगी। ठीक है। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम बच्चों के सामने रोल मॉडल बन के और उनकी अच्छी तरबियत पर फोकस करें। हम कॉन्शियसली फोकस नहीं कर पाते। हम वालिदैन जो है ना वो इतने बिजी होते हैं अपने कामों में कि हम अपने कामों में इतनी बिजी होते हैं कि हम अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ कंपनी नहीं बनाते, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनके हालात नहीं पूछते, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बातें छुपाना शुरू कर देता है, बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है, तो उसकी नेगेटिव बातें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो बच्चों के साथ मिलकर उनके मसाइल को सुनना चाहिए, उनके साथ एक फ्रैंकनेस, उनके साथ फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए, लेकिन फ्रेंडली बनाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो बिगड़े भी ना, और उनको पता हो कि हमें, हमारी जो वैल्यूज सिस्टम है वो हमारा बन रहा है। इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए लेकिन फ्रेंडली बनना चाहिए। कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो एक सर्टेन एज के बाद तो चले वैसे ही दोस्त बन जाते हैं। जी। तो अर्ली एज में भी ये तलकीन की जाती थी कि पेरेंट्स को कि दोस्त बनाएं अपने बच्चों को, ताकि वो बाहर कोई ऐसा दोस्त ना ढूंढ लें कि जिनके साथ वो अपनी कुछ चीज़ें सीक्रेट जो है वो शेयर करना शुरू कर दें। नहीं, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जब आप बच्चे को हर ज़रूरत उसकी पूरी कर रहे होते हैं, हर चीज़ उसको लेकर दे रहे होते हैं, जब आप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चा जब बुढ़ापे में आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप उसकी ख्वाहिशात उसकी अर्ली चाइल्डहुड में या उसके बचपन में उसके पूरी कर रहे होते हैं, या बहुत सारे पेरेंट्स जो सिंगल जिनके बच्चे होते हैं, ख़ासतौर पर उनमें ये बिगाड़ देखने को मिलता है कि वो बच्चों को बेजा लाड प्यार में उन्होंने जो है वो रखा होता है, जिसका इफेक्ट उनकी तालीम पर भी दिखाई दे रहा होता है, और ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उस पर जो है ना उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मौका ये है कि उसके साथ फ्रेंडली माहौल रखें, लेकिन बिल्कुल उसको फ्रेंड ना बनाएं कि वो पेम्पर चाइल्ड बन जाए और वो हर चीज़ को जो है ना फॉर ग्रांटेड जो है वो समझना शुरू कर दे। नाज़रीन, आज वर्ल्ड शेफ़ डे भी मनाया जा रहा है। शेफ़ इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा तफसीलन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किस तरह ये डे मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, और इसको डेजिग्नेट जो किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो क्यों किया गया। जी शेफ़। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे तमाम सुनने वालों को आज का शेफ़ डे मुबारक, जिसका पर्पज़ हमने अपने जो हमारे बावर्ची हैं, कुक्स हैं, उनको प्रमोट करना है, और हमने अपनी जो पाकिस्तानी कुजीन में, आपको बता चलूँ साथ साथ आज का जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खासकर हम अपनी पाकिस्तानी कुजीन को जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम ब्रेक्स वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी में जो है हम इसको प्रूव कराना चाह रहे थे, जिससे अगर आपने सुना होगा पहले भी कि इंडियन कुजीन ज़्यादा जो है ना प्रमोट की। बेसिकली शेफ का मकसद क्या होता है कि हम अपने नेशन को हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पहला सवाल पूछता है खाया क्या था। बेसिकली हमने अपने फूड को प्रमोट करना, और शेफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक नोबल प्रोफेशन है, जिसमें और एक ग्लोबल वर्ड है इसके लिए। रोजगार के मौके बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी दुनिया के अंदर 3rd हाई पे एम्प्लॉयमेंट के 3रे नंबर पर ऐसा एक इंसान है, स्किल पर्सन है शेफ, जो हाई पे एम्प्लॉयमेंट है। तो हम ये मना रहे हैं पूरे जोश और खरोश के साथ, और अपने साथ अपने डिफरेंट डिपार्ट के, हॉस्पिटैलिटी के डिपार्ट के, टूरिज्म के डिपार्ट को हमने साथ मिलाया है। तो ये बहुत एक अच्छा हमने इकदाम किया है। खासतौर पर हम पाकिस्तान के अंदर मना रहे हैं,
और आज पूरी दुनिया के अंदर जो है डिफरेंट कंट्री में 254 कंट्रीज के अंदर सेलिब्रेट किया जा और डिफरेंट किस्म के एक्सपो है। शेफ़ मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जो शेफ़्स बनना चाह रहे हैं बच्चे जो हैं वो नया इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ बड़ा एक क्विंटेसेंशियल एक होता है कि हमने या तो इंजीनियर बनना होता है या डॉक्टर बनना होता है। तो ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ख़ास तौर पर जो शेफ़ है या होटलिंग की जो फील्ड होती है, इसके हवाले से ज़रा हमें आगाह कीजिएगा, ये किस तरह की फील्ड है और किस तरह के मौक़े हैं? देखिए जी, मैं खुद भी एक IT का आदमी हूँ। मैं आज जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैब का शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट हुआ अभी आज के दिन ना, पूरे साउथ पंजाब के अंदर मैं इसको लीड कर रहा हूँ। तो मैं खुद IT का बंदा हूँ, मैंने फिर भी इसको फील्ड को चूज़ किया क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी है, इसमें आप जल्दी होती है। इसमें आपको ये नहीं, आपकी एज लिमिट कोई नहीं है कि आपने 30 साल से पहले आप इस फील्ड पर नहीं आ सकते। एक 18 साल एक 20 साल का बच्चा है, वो स्ट्रगल करता है, बिल्कुल फ्रेश है, वो हमसे कुछ अच्छा चीज़ बनाता है, अच्छा टेस्ट डेवलप करता है, तो वो हमसे ऊपर आके बैठ सकता है, वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आ सकता है, वो असिस्टेंट शेफ बन सकता है, वो जो है शेफ डी पार्टी बन सकता है। तो ये फील्ड बहुत जल्द ग्रोथ करती है। अभी आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हॉस्पिटैलिटी की फील्ड बहुत ही सबसे टॉप पर है, ठीक है ना। तो इसमें होटलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। दुबई के अंदर आप देख ले, पाकिस्तान के अंदर इवन के अभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर 70% के लोग हैं वो खाना रात का बाहर खाते हैं, तो उसमें रोजगार मिल रहा होता है हमारे शेफ्स को। यही वो लोग हैं जिनके लिए मजे मजे के खाने बनाते हैं, उस फूड को जो है मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। वही खाना हम घर में बना लें, वही हम रेस्टोरेंट में बनाएं खाएं, और उसका जमीन आसमान का फर्क। तो बाकी लगी हमारी न्यू जनरेशन की, तो ज्वाइन करना चाहिए ऐसे बच्चों को जो इंटरेस्टेड है किसी टेक्निकल फील्ड में। ये देखना स्किल फील्ड है ना, आप उसमें टेक्निकल फील्ड है, जैसे आपका एक इंजीनियर है, आपका एक सिविल इंजीनियर, सेम लाइक शेफ है। तो इसको आप करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद अपना बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेजेस बना सकते हैं, होम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शेफ़ आपने अभी कुछ देर पहले ज़िक्र किया था पाकिस्तानी कुज़ीन और इंडियन कुज़ीन का। हमें कहा जाता है, हम उनकी मूवीज़ जब देखते हैं तो हमें यही एक तासुर मिलता है कि क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, बाद में हमारी पार्टीशन हुई, तो हमारे खाने जो हैं वो सेम है। ज़रा नाज़रीन के लिए भी आगाह कीजिएगा कि किस तरह हमारा कुज़ीन जो है वो उनके कुज़ीन से डिफरेंट है और बेहतर है। सर मैं आपके छोटी सी कुजीन आपने सुना होगा, मुगलाई कुजीन का नाम सुना होगा, इस्लामिक मुस्लिम कुजीन है, देखो ना। तो इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। आई थिंक आप ये कह लें कि मुस्लिम लोग जो है ना हमारे यहाँ इस चीज को, हम अपनी कुजीन को इसलिए प्रमोट करवा रहे हैं कि हम बीइंग मुस्लिम, इंडिया के अंदर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुस्लिम भी हैं, वहाँ पर बहुत सारी नेशन जो है ना वो इकट्ठी हैं। तो बेशक वो हमारे पास रकबे के हिसाब से बड़ा है, वो तो आपको पता है, लेकिन हमारे पास आइडियाज हैं, जो हमारा टैलेंट है इस वक्त दुनिया के अंदर, अगर आप कभी सर्च करें तो किसी भी फील्ड को उठा लें तो हमारे पाकिस्तानी, खासतौर पर मुस्लिम लोग सबसे आगे होंगे। तो हम आज के बाद, आज के दिन जो हम सेलिब्रेट करें वो पाकिस्तानी कुजीन करें, और ये वैक्स वर्ल्ड एसोसिएशन और शेफ सोसाइटी जो पूरी दुनिया में लीड करी है, उससे हमने प्रूव कराया। हम इसको शेफ एसोसिएशन पाकिस्तान को हमने अप्रूव कराया कि जिसके थ्रू हमारे, बहुत शुक्रिया शेफ़, आपने हमें तफसीलन लगाई कि इम्पोर्टेंस के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कुज़ीन और इंडियन कुज़ीन के हवाले से आपने बताया कि आप लोग क्या क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान की कुज़ीन को हाईलाइट करने के लिए, पाकिस्तान की कुज़ीन को प्रमोट करने के लिए। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे वर्ल्ड शेफ़ डे के हवाले से कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और पाकिस्तानी कुज़ीन के हवाले से हमारे जो मकामी शेफ़्स हैं वो क्या कर रहे हैं। नाज़रीन हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे लाइफ कोचिंग के हवाले से कि अर्ली जो चाइल्डहुड होता है उसमें किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए। सर ताहिर साहब ये बताइएगा कि हमने बात की कि पेरेंट्स का जो है वो बहुत अहम किरदार है उसमें बच्चों की तरबियत में। अच्छा, कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी होती है वो थोड़े इरिटेटेड रहते हैं, ये नेचुरली है या हालात उनकी पर्सनैलिटी इस तरह कर देती है? अच्छा, इसमें यूँ है कि जो है बच्चा क्योंकि जब पैदा होता है तो वी आर बॉर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी। बच्चा जो कुछ भी है इसी माशरे में, इसी दुनिया में आकर जो है वो सीखता है। इवन कि ये भी रिसर्च की गई कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको अगर एक रिसर्च की गई कि उसको अगर पियानो जो है वो बजाया गया उसमें जब वो पेट में था तो बच्चे ने पियानो बजाना जो है वो जल्दी सीख लिया। इसी तरह एक हाफिज़ जो है वो बच्चा बना कि उसके माँ जो है ना अपने जब वो पेट में था तो उसको जो है ना रिकॉर्डिंग सुनाया करती थी, कुरान मजीद की रिकॉर्डिंग सुनाया करती थी। वो बच्चा बहुत अर्ली एज में जो है ना वो हाफिज़ कुरान बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माहौल के साथ
वालिदैन के साथ बच्चा जो है वो सीख रहा होता है। इसमें जो की रोल है वो वालिदैन का है, लेकिन मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि बच्चे जो है वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं पेरेंट्स की वजह से। मसलन फादर भी जॉब पर है और मदर भी जो है वो जॉब पर है, तो इस दौरान में जिसमें बच्चे को बहुत ज़रूरी था उसकी टेक केयर करना, लेकिन बच्चा वहाँ पर निगलेक्ट हो रहा होता है। बच्चा या फिर दादा दादी के पास होता है, या फिर जो है ना वो नौकरों के पास होता है या मेड के पास होता है। तो इस असना में बच्चे को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो निगलेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके रवैये में जो है वो बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस तरह के बच्चा जिसकी में इरिटेटेड पर्सनालिटी है, उनको किसी क्वालिफाइड पर्सन के तरफ लेके जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, या पहले पेरेंट्स को जो है वो खुद जो है वो उसको डील करने की ज़रूरत है? नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बच्चे के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसके वालिदैन ही हैं। अच्छा। उसमें जो भी उन्होंने बिगाड़ लाना है या जो भी उसके अंदर जो शख्सियत उसकी बनानी है, उसमें जो की फैक्टर है वो वालिदैन हैं। अगर वालिदैन उसके सही तरह से तरबियत करते हैं, सही तरह से उसकी कॉन्शियस, एक लफ्ज़ यूज़ होता है कॉन्शियस ट्रेनिंग, जब कॉन्शियसली आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसके इफेक्ट्स और उसके असरात जो है ना आपको उसकी लाइफ में जो है वो एक दिखाई बच्चा जो देते है हैं। वो उसको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, कुछ पेरेंट्स के हालात, फ़र्ज़ करें कि ऐसा हाउस होल्ड था जहाँ पर पेरेंट्स जो थे उनके दरमियान आपस में हमेशा इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, कम्युनिकेशन गैप था या आपस में लड़ते रहते थे, तो उस बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है। जब वो स्कूल जाएगा, बाकी बच्चों को वो अच्छा देखेगा, बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी उनको लेने आ रहे हैं, इसके पेरेंट्स उस तरह नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर लामहला तौर पर एक असर पड़ेगा। तो अब इस बच्चे को कि क्वालिफाइड पर्सन डील करेगा या पेरेंट्स ही डील करेंगे? देखिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए वालिदैन को कि उसके रवैये पर, उसके जो इमोशनली इनबैलेंस हुआ है उस पर वो कड़ी निगाह रखें कि बच्चा, देखें हम अक्सर जब बच्चा गुस्से में होता है ना तो हमें अल्फाज को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि बच्चा क्यों इमोशनली इनबैलेंस हो रहा है, क्यों उसके पीछे का फैक्टर क्या है, बच्चा इस वक्त क्यों चीखो पुकार कर रहा है, कि बच्चे की क्या ज़रूरत जो थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बच्चे के जो है ना जज्बात जो है ना इम्बैलेंस हो रहे हैं और वो जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा अपने आप को इरिटेट जो है वो दूसरों के सामने प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसमें भी जो रोल है वो पेरेंट्स का है। सबसे पहले पेरेंट्स, अगर वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे या एक हद तक उन्होंने उसको देखा है लेकिन उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर उनको चाहिए कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी ऐसे आदमी के पास जो उनके इमोशंस को मैनेज करने में उनकी जो है वो मामलत करे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ जो है वो फ्रेंडली आपने रहना है, तो कहा जाता है कि जैसे मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि फ्रेंड बना के रहना है आपने, बच्चा जो है वो बाहर किसी ऐसी कंपनी में ना चला जाए, तो इस चीज़ का ख्याल करना। तो अगर ऐसा हाउस होल्ड है जिसमें क्या आइडियल सिनेरियो होना चाहिए कि बाप जो है वो थोड़ा सख्त हो जाए, माँ दोस्त बन जाए, या माँ थोड़ी सख्त हो जाए, बाप दोस्त बन जाए, तो बाहर के अनासर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें देखें ना, जैसे मैंने आपको कहा जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं पेरेंटिंग के, तो उसमें जो सबसे बेहतरीन और अच्छा जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल समझा जाता है वो यही है कि जहाँ बच्चा गलती करे उसको पहले समझाएं, ठीक है, और उसके बाद वो नहीं, जैसे नमाज का आपने बताया कि नमाज एक हद तक उसको कहें, नहीं मानता तो फिर उस पर सख्ती करें। इसी तरह हमें चाहिए कि जब बच्चा अपनी आदत, क्योंकि इस दौरानी में बच्चे की आदत बिल्डअप हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो अगर अच्छी आदत के साथ आगे बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है उसका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। अगर उसके अंदर बुरी आदत जो है वो डेवलप हो रही है तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो उसकी शख्सियत में दिखाई देगा। तो उसमें आइडियल सिचुएशन यही है कि आप जहाँ पर बच्चा गलती करे उसको पहले समझाएं, अगर वो समझने से बात नहीं आ रहा तो फिर उस पर थोड़ी सी सख्ती करें। उसमें मारपीट लाजमी नहीं है, आप गुस्सा कर सकते हैं, उसको कोई जो है ना पॉजिटिव पनिशमेंट जो है वो दे सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है ना उसको रियलाइज़ करे कि भाई जो है ना मुझे ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है तो मैं उसको जब वो जूता नहीं पहनती ना तो उसको थोड़ा सा ज़रा घूर कर देखता हूँ या उस पर थोड़ा सा सख्ती करता हूँ, तो वो फ़ौरन जो है ना लपकती है, या मुझे देख कर फ़ौरन जो उसको ख्याल आता है कि मैंने जूते नहीं पहने हुए तो बाबा डांटेंगे, तो वो फ़ौरन उसको कैरी कर लेती है। अच्छा सर, स्कूलिंग की भी इस स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ, वैसे 5 साल में यूजुअली स्टार्ट्स होते हैं स्कूल, लेकिन अब प्री नर्सरी का कॉन्सेप्ट है, प्री नर्सरी से पहले भी कुछ बच्चे स्कूल भेज दिए जाते हैं, तो वो आइडियल क्या होना चाहिए, कब स्कूल बच्चे को भेजना चाहिए कि वो उसकी जो है वो बेहतर ग्रोथ हो सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो अर्ली चाइल्डहुड का जो ज़माना होता है ना, बड़ा आइडियल बच्चे के लिए जो है ना बड़ा आइडियल ज़माना होता है। इस पर उसको किसी किस्म का बोझ नहीं होता, किसी किस्म का ना। आप देखें फ़ॉरेन का कंसेप्ट देखें और हमारा कंसेप्ट देखें यहाँ पर, क्योंकि मैं भी एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो उसमें ये होता है कि वालिदैन पता नहीं क्यों जो है ना इतने तंग आए हुए होते हैं अपने बच्चों से, वो 3-3.5 साल तक भी नहीं होने देते और कहते हैं कि बच्चों को हम स्कूल भेजें ताकि हमारी जो है वो जान छूटते रहे, 4-5 घंटे जो है वो बच्चा स्कूल में जो है वो गुजार कर आए।
तो इसमें जो आइडियल सिचुएशन यही है कि कम से कम जो है वो 7 साल के बाद, जब उसकी जो वो एज जिसमें उसकी ग्रोइंग होनी है, जिसमें उसके माइंडसेट डेवलप होना है, तो वो घर में जो है वो किया जाए। ज़ाहिर बात है, एक नए एटमॉस्फेयर में वो जाएगा, स्कूल में जाएगा, डिफरेंट स्टूडेंट से मिलेगा, टीचर से मिलेगा, वो माहौल देखेगा, तो उसमें उसकी तरबियत में कहीं ना कहीं जो है ना, जो आप चाह रहे हैं उसके मुताबिक में भी ना हो सकती हो। तो इस वजह से चाहिए कि 7 साल के बाद जो है वो बच्चे को स्कूल भेजा जाए, लेकिन ये पाकिस्तान में रुझान जो है वो बहुत कम है। अच्छा, एक बच्चा जो है वो अगर रुझान कम है, एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, एज एन एजुकेशनिस्ट आपने बात किया, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो किस तरह का करिकुलम होना चाहिए स्कूल्स में, प्री नर्सरी में और नर्सरी में? किस तरह के बच्चे को सिर्फ खेल कूद से सीखा जाए, एक दूसरे की कम्युनिटीज़ बच्चों जो आपस में बैठेंगे उधर सीखा जाए, क्योंकि नर्सरी में तो उस तरह की पढ़ाई होती भी नहीं है, बच्चे जो है वो आपस में खेलते हैं, या उसी एज में 1 2 3 या ये जो हमारी ABC वगैरह होती है ये सिखाना शुरू कर दी जाए अलिफ बे पे? नहीं, इसमें जो है ना वो लर्निंग विद फन होना चाहिए, Okay. ताकि बच्चे जो है ना वो पढ़ने की आदत, देखिए पढ़ना भी एक आदत है, ठीक है, तो बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो। देखिए स्किल बच्चा खुद सीख लेगा, जब उसके अंदर इंटरेस्ट होगा ना वो स्किल खुद ब खुद सीख लेगा। हम एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को फौरी स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चा वो सीखना नहीं चाहता, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्किल नहीं सीख पाता। बच्चे में आप इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे तो वो स्किल खुद ब खुद सीख जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम देखें ना एज ए होल, अगर इस तरबियत को देखें कि तरबियत में क्या चीज़ हमें बच्चों को प्रमोट करनी चाहिए और क्या चीज़ देनी चाहिए, तो उसमें 3 C's का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। उसमें पहला जो C है वो कहता है कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। बच्चे के अंदर जो है ना जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ों को जल्दी लर्न कर लेगा और जल्दी जो है ना उसमें अबूर भी हासिल कर लेगा, ठीक है। दूसरा C कहता है कि आप उसकी करैक्टर पे काम करें, ठीक है, उसके करैक्टर पे काम करें। जब उसका करैक्टर देखें, हम करैक्टर को भी गलत मायनों में ले लेते हैं, हम बिहेवियर को करैक्टर कह रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, करैक्टर वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती। कहते हैं ना कि योर इनर सेल्फ रिफ्लेक्ट योर आउटर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ से आपका आउटर रिफ्लेक्ट होता है। आप अंदर से कितने मजबूत हैं, आप अंदर से कितने गुद्धे हुए हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ज़ाहिर होगी। और तीसरी चीज़ जो तीसरा सी है वो है क्रिएटिविटी। कि आप बच्चे में क्रिएटिविटी जो है वो पॉलिश कर देंगे तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। जब उसको सोचना आ जाएगा कि ये मेरा मसला है और इसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो वो ईजिली जो है ना वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेगा। हमने 3 C's पे काम करना है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले ताहिर साहब हमें तफसीलन ज़रा बता रहे थे कि किस तरह हमने बच्चों की जो है वो तरबियत करनी है और पेरेंट्स का क्या किरदार है इस हवाले से, ख़ास तौर पर अर्ली चाइल्डहुड जो होता है। डॉक्टर साहब से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हम फुटवेयर की बात कर रहे थे, तो बच्चों के लिए किस तरह के शूज़ होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसको ज़रा मैं सवाल को एक्सप्लेन कर दूँ। कुछ कल्चर्स में ये होता है कि कुछ तंग जूते पहनाए जाते हैं ताकि पाँव जो है वो बहुत बड़ा ना हो जाए, छोटे रहें पाँव। तो इस तरह की प्रैक्टिस सही हैं या गलत हैं, और एक आइडियल शू किस तरह होना चाहिए ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए? अच्छा, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये कि किस टाइप के शूज़ होने चाहिए बच्चों के लिए, और दूसरा कि किस टाइप के फुट है। लेकिन जो फुट की शेप है वो जेनेटिकली आपको इनहेरिट होती है आपके पेरेंट्स से। सो अगर आप उसमें कोई नेचर में कोई भी तब्दीली करेंगे तो वो ऑब्वियसली बच्चे के लिए अच्छी नहीं होगी। जहाँ मैंने बात की कि हम टाइट शू वे बना देते हैं कि वो फुट खूबसूरत रहे, छोटा रहे, लंबा बने। तो अगर फुट की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप से कुछ इजिप्शियन स्टाइल फुट होते हैं, जो कुछ यूरोपियन स्टाइल हैं, कुछ रोमन स्टाइल के फुट हैं। जो रोमन स्टाइल है उसमें सेकंड टो है वो लंबी होती है आपके थंब की निस्बत। जो इजिप्शियन स्टाइल फुट है जो हमारे एशियंस हैं उसके अंदर ये है कि नॉर्मली आपकी जो बिग टो बड़ी होती है, बाकी जो है वो रिलेटिवली छोटी टोज उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए अगर नॉर्मल जो आपको जेनेटिकली जो पेरेंट्स से आपको मौरूसी मिला है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको करना चाहिए। अच्छा। आपको उसके साथ ही एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको चेंज करें शू की शेप को? इट इज़ पॉसिबल। आप ऑब्वियसली जैसे पाँव बड़ा हो रहा था बच्चे का, आप टाइट शूज़ पहनाएंगे वो पाँव छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर फिर हड्डियों में टेढ़ापन, पट्ठों का इम्बैलेंस होना, पावर्स का उसके अंदर, ये सब मामला फिर उसके साथ आएंगे और वो बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं। आई मीन के अर्ली 20s में, अर्ली 30s में इस तरह के प्रॉब्लम वो फेस करना शुरू हो जाता है, और जब तक कि उसको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या। सो दैट्स वाई ये पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि इस किस्म की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। नंबर 2, अब बच्चों को कैसे शूज़ पहनने चाहिए।
पहली डिस्कशन में मैंने आपसे बात की थी कि बेयर फुटेड जूतों के बगैर चलने की हैबिट होनी चाहिए। इट्स अ गुड हैबिट। 15 से 20 मिनट आप, बेशक आप एडल्ट हैं या बच्चे हैं, उन्होंने चलना है, नंगे पाँव को चलना ये चाहिए। बेयर मिनिमम है 15 से 20 मिनट, या घर में कुछ होते हैं ना हाउस होल्ड के बाहर हम अपने जूते रख देते हैं और फिर पूरा दिन घर में जो है वो नंगे पाँव तो रहते हैं, सफाई के हवाले से भी इस तरह होता है, या कुछ घर में कालीन वगैरह होते हैं, तो वो वाली प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, या कुछ पेरेंट्स की तरफ से तलकीन की जाती है कि आपने जूता ही पहनना है, डांटा भी जाता है, जिस तरह बता रहे थे सर कि वो अपनी बेटी को थोड़ा डांटते भी हैं कि उन्होंने शूज़ पहने, तो आइडियल प्रैक्टिस क्या है? दैट इज़ बेयर मिनिमम। ओके, 15 to 20 मिनट इज़ बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम। आप देखिए कि अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन में बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं कि वो पूरी लाइफ जूते के बगैर गुजारते हैं। सो मतलब दे आर स्टिल हैविंग देयर वेरी गुड लाइफ, और मैराथन पे रनर्स होते हैं वो। सो ये बेयर मिनिमम है कि जो कि एक लंबी रिसर्च के बाद एक डॉक्टर्स ने, एक साइंटिस्ट ने बनाया कि इतना आपका टाइम मिनिमम कांटेक्ट विद ज़मीन के साथ आपका होना चाहिए। तो हम बच्चों के जूते के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमने इसमें बच्चों की एज के हिसाब से हमने उसका फुटवेयर को डिज़ाइन करना है। Okay. अगर बहुत छोटा बच्चा है, से फॉर एग्जांपल अभी अर्ली टॉडलर है, चलने के शुरू कर रहा है, साल का है, 2 साल का है, तो इस कंडीशन के अंदर उसको फ्लेक्सिबल सोल वाला शूज़ पहनाना है, ताकि क्योंकि उसके बहुत नरम पाँव होता है, उसकी हील बहुत नरम होगी, तो उस वाले जो उसकी हील है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि उसकी हील के ऊपर किसी किस्म का एक्स्ट्रा प्रेशर ना फील करे। फिर सेकेंड एज ग्रुप आ जाती है फ्रॉम 3 years to 5 years। ये वो एज है कि जिसमें बच्चा चलना सीख चुका है, अब नाउ वो रन करना चाहता है, ही वांट्स टू रन, वो भागेगा सारा दिन, इधर भाग, तो उसको आपने शूज़ पहनाने हैं, रबरी शूज़ हो, उसका सोल रबर का हो, स्लिप ना करे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ब्रीदेबल हो, आई मीन कॉटन के बेशक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो उसकी नीचे सोल है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो स्लिप ना करे। देन आफ्टर 5 years कम्स दी स्कूल गोइंग एज। जो नॉर्मली अब जैसे अब बात हो रही थी कि 5 साल में स्कूल भेजते हैं, तो 5 years जो है उसमें स्कूल गोइंग एज आ जाती है। इसमें अब आपके जो शू वेयर हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, फॉर स्कूल एंड फॉर होम। स्कूल के लिए इट्स बेटर के नॉन स्लिपरी लेसेस वाले शूज़ यूज़ करें, बिल्कुल फ्लैट हो, आई मीन बहुत ही सोल बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। और घर के अंदर भी जो है उसको आप बेशक नॉन लेसेस वाले शूज़ यूज़ करें, लेकिन अगेन ब्रीदेबल एंड नॉन स्लिपरी शूज़ होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली जब आप 13 years की एज में पहुंचते हैं, देन यू हैव अ डिफरेंट वैरायटी। आप ऑब्वियसली आपने स्निकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपने जिमिंग के लिए भी शूज़ यूज़ करने हैं। सो ये अर्ली एज में ये 3 ग्रुप्स में आ हमने जाता है। ये कर लिया कि इस वक्त हमारा हमने सेट कर लिए कुछ रूल्स जो हैं वो किस एज में किस तरह के बच्चे के लिए Absolutely. ठीक है। अब ये हमारी बेस सेट हो गई, अब हम बच्चा बड़ा हो गया, अब उसने फैशन को भी फॉलो करना है, Yeah. उसने स्नीकर्स लेने हैं। स्नीकर्स बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनली, हमारे यहाँ भी बच्चे जो हैं वो बहुत ही होते हैं, बहुत महंगे महंगे स्नीकर्स पहनते हैं, तो उसमें किस तरह ख्याल रखा जाएगा? 13 to 25 की हम बात कर रहे हैं Yes. एक बच्चे के लिए, तो उस टाइम पे वही हमारे जो आपने एहतियात बताई थी, वही चीज़ें रखनी है जो आपने शुरू में बताई थी, या यहाँ पर कुछ फैशन को फॉलो किया जा सकता है और घर में जो है वो आप ख्याल रखें? अच्छा, एक मैकेनिज्म है जिसको स्प्लेइंग कहते हैं। स्प्लेइंग एक चीज़ है कि जबकि आप पाँव की उंगलियों को खोल के देखें, ऐसे खुलती हैं आपकी एवरीबडी। ये फिनोमेना है कि जो आप बचपन में जब पैदा होते हैं, जब से आप डे 1 पे आप जैसे टांग पाँव हिला रहे होते हैं, इसी तरह से आप पाँव उंगलियों को भी ऐसे खोल रहे होते हैं। सो ये आपकी इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि जो भी अपने शू आपने अपने लिए सेलेक्ट करना है, तो आप पहन के देखेंगे कि आपकी उंगलियां पूरी ऐसे उसके अंदर खुलती। सो अगर ऐसे पूरी आपकी उंगलियां अंदर से खुल रही हैं, तो दिस इज यू कैन डू दिस प्लेइंग, तो आप वो शू ले सकते हैं, वो स्नीकर हो, वो बेशक जॉगर्स में चले जाएं, या कोई भी, इवन आप अगर थोड़ा सा हार्ड शूज़ भी लेना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिए कि आपकी उंगलियां अंदर से खुलती हैं। नंबर 2, आपका जो थंब है वो चलते, एटलीस्ट आप जब शू लें तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स उसके साथ ज़रा वॉक करके देखें। ओके, तो इफ़ यू कैन ईजी, आपके लिए वॉक करना कोई मुश्किल नहीं है, देन यू कैन एक्सेप्ट। अच्छा, शूज़ की मैस प्रोडक्शन होती है, हर साइज़ के लिए शू अवेलेबल होता है, आप जाके ले सकते हैं। अब जिस तरह पहले आपने बताया था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अब जिस तरह की आप चीज़ें बता रही हैं, तो ये तो एक पर्सनलाइज्ड बंदा जाए और वो फैक्ट्री को कहे यार मेरे इस पाँव के लिए इस तरह का शू जो है वो डिज़ाइन कर दें, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव होता है इस तरह, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड शूज़ बनाना। तो इसका फिर ध्यान किस तरह किया जाए, जो हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है या वैसे जनरल पॉपुलेशन है? ये देखें, बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, मैं आपसे वो चीज़ें बता पाऊँगा कि जो कि ज़रूरी हैं, और मेरे ख्याल है कि मार्केट में when आप सर्च करेंगे तो चीज़ें। लास्ट 30 सेकंड है इसमें, इसी सवाल का जवाब भी दीजिएगा और अपना पैगाम दीजिएगा, फिर हम एंड पे चले जाएंगे।
एक तो ये है कि इम्पोर्टेंट जो भी आपने शू सेलेक्ट करना है, यू मस्ट बी केयरफुल कि आपका शू शुड बी सॉफ्ट, शुड बी इजी टू वेयर, वो शू जो कि आप एटलीस्ट 8 से 10 मिनट के घंटों के लिए पहन सकें। और मेरा पैगाम आप लोगों के लिए यही है कि केयर फॉर योर बोन्स एंड केयर फॉर योर फुट। भाई साहब आप कुछ ऐड करना चाहें बिल्कुल एक लाइन में, फिर हम जी जी सर, इसमें ये है कि पेरेंटिंग के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें यही है कि अगर आप बच्चे में जो चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, अगर कामयाब शख्स है ना तो उसकी कामयाबी, और नाकाम शख्स की नाकामी जो है ना उसके बचपन में ही पेवस्त है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि किस तरह पेरेंटिंग करनी है, ख़ास तौर पर अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह का किरदार हो सकता है पेरेंट्स का। डॉक्टर अली आपका बहुत शुक्रिया, हमने आज एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया जिसमें तफसीलन आपने आगाह किया, क्योंकि खास निगलेक्टेड टॉपिक है शूज़ का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।